students, welcome to World Student Scope. I am Shruti teaching you class 11th chemistry with the very second chapter that is structure of atom. ठीक है, अभी हमने अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया, ठीक है, जिसमें हमने सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री रीड कर लिया है कि क्या क्या सब बहुत बेसिक्स क्या थे, ठीक है, जो हमने 9th और 10th में बेसिकली हमने पढ़ लिए थे, उन्हीं को थोड़ा मॉडिफाई वर्जन में हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है। अब हम बेसिकली 11th का पहला चैप्टर जो मतलब बिल्कुल न्यू चैप्टर है हमारे लिए, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम स्टार्ट करेंगे। आज पार्ट 1 है क्लास का, दैट इज चैप्टर 2 का। सो इस चैप्टर में हमने बेसिकली तो ये 5 पॉइंट्स है, बट इसके अंदर डेप्थ इंक्रीज्ड है, ठीक है। तो हमने पढ़ना है डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं, ठीक है, इनकी डिस्कवरी हुई कैसे, ठीक है, कैसे ये बने, कैसे ये आए। नेक्स्ट इज एटॉमिक मॉडल्स। अब हर एक साइंटिस्ट ने अपने अकॉर्डिंग एटम्स के बारे में बोला था, जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़े थे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। इसमें हम अलग साइंटिस्ट के बारे में और स्टडी करे थे कि उन्होंने एटम्स को कैसे रिप्रेजेंट किया था, क्या उनकी स्ट्रक्चर दी थी, क्या बोला था कि ये एटम्स में ये प्रेजेंट है, ये कमी है, क्या चीज़ उन्होंने मैग्नीफाइड वर्जन में बताया था। हमने इस पॉइंट में पढ़ना है, ठीक है, एटॉमिक मॉडल्स में। इसमें भी आगे 2-3 सब एटॉमिक सब पार्टिकल्स हैं, सब हमारे कह सकते हैं हमारे पास टॉपिक्स हैं। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ लीडिंग टू द बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। अब लास्ट में नील बोहर आए थे साइंटिस्ट, जिन्होंने अभी तक हम जो नील बोहर का ही हम पढ़ते हैं कि क्या स्ट्रक्चर उन्होंने डिफाइन किया था। तो उन्होंने एक बेसिक स्ट्रक्चर एटम का दिया था जो अभी तक हम फॉलो करते हैं, ठीक है। और ये नील बोहर का हमने प्रॉपर स्टडी करना है कि उन्होंने क्या एग्जैक्टली क्या वैल्यूज एटम्स के लिए बोली थी। फिर ये हमने बनना है बोहर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम। अब उन्होंने एक एटम हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में एक मैग्नीफाइड वर्जन में हमें बताया था कि वो कैसे बनता है, क्या उसकी कैपेसिटीज़ हैं, क्या वो वाइब्रेट करता है, कैसे वो अप्स एंड डाउन जाता है, ठीक है, क्या कब उसको काइनेटिक एनर्जी मिलती है, कितनी हम देते हैं, ये सारे हमने बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज टूवर्ड्स क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, कि क्वांटम मैकेनिक मॉडल। अब देखो हम लोग, आपने बहुत सुना होगा कि हम क्वांटम स्टडीज करते हैं, ठीक है, बिल्कुल डेप्थ में जाके। बेसिकली क्वांटम में हम क्या पढ़ते हैं कि हम एक इमेजिनरी वे में केमिस्ट्री को स्टडी करते हैं, ठीक है, उसको इमेजिन करके, उसको विजुअलाइज करके हम तो उस एटम के बारे में या फिर हम अपनी केमिस्ट्री को पढ़ते हैं, उस वे में हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम को भी स्टडी करेंगे कि क्वांटम जो है, क्वांटम केमिस्ट्री या क्या कहती है एटम के बारे में। उसके बाद हमने करना है कि अगेन क्वांटम को ही हमने अच्छे से डिस्कस करना है, ठीक है। इसमें एटम्स के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे कि आगे उसके क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या उसके ऑर्बिट्स हैं, क्या उसके शेल्स हैं, कैसे एटम बना है, क्या उसकी स्ट्रक्चर रहेगी हर बारी के केस में। ये सारे हमने टॉपिक्स इस चैप्टर में डिस्कस करने। सो अभी इतना कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि एटम की स्ट्रक्चर, ऑर्बिट, ये सब कुछ क्या है। हम डेली, ठीक है, धीरे धीरे इसको क्लियर करेंगे, इसको बिल्कुल अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे कि एक्चुअली एटम का है क्या रोल, क्या कितना वो जो जितनी छोटी सी डॉट है ये अंदर ही अंदर कितना कॉम्प्लेक्स है, हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। सो विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक दैट इज सब एटॉमिक पार्टिकल्स। डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स से पढ़ने से पहले ये तो पता कर ले कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते क्या हैं, ठीक है। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं कि एटम के सब पार्टिकल्स, नाम से समझ में आ रहा है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स का मतलब क्या, एटम्स के सब पार्टिकल्स, मतलब एटम किन किन चीजों से मिलके बना है, उन पार्टिकल्स को हम कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है। From this several experiments, scientists proved that atom was not the smallest indivisible particle. अब देखो डाल्टन की बात की जाए तो डाल्टन ने क्या कहा था कि मैटर इज कंपोज्ड ऑफ इनडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स, राइट। डाल्टन ने सबसे पहले उनको यही लगता था, इवनली सारे साइंटिस्ट को यही लगता था कि एटम ही वो स्मॉलेस्ट यूनिट है
ये डॉट है ना, ये ही एक स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसके ऊपर मतलब कि ये आगे डिवाइड नहीं हो सकती, ये ही सबसे स्मॉलेस्ट पॉइंट है, ये ही एंड है बस, ठीक है। उनको ये लगता था, लेकिन आगे हमने जब डिस्कवरीज होती रही और मॉडिफिकेशंस आते रहे तो साइंटिस्ट को पता लगा कि नहीं, ये भी इनडिविजिबल नहीं है, ये डिवाइड हो सकता है, ये आगे फर्दर डिवीजन हो सकती है, बट हैड अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, बट इसकी स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। जितना जितना हम आगे स्टडी करते रहेंगे उतनी उतनी इसकी स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होती जाएगी of its own and made up of smaller particles like electron, proton, neutron। और ये आगे आगे जाके और छोटी छोटी यूनिट्स में कन्वर्ट होता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ये सारे इसके अंदर के पार्टिकल्स हैं जो कि एक एटम को बनाते हैं, ठीक है। दीज पार्टिकल्स आर टर्म्ड एज सब एटॉमिक पार्टिकल्स, और इन्हीं पार्टिकल्स को जो मिलके जो ग्रुप करके एक एटम को बना रहे हैं उसी को ही हम क्या कहते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। Thus the smallest particle from which atom is composed of are called subatomic particles। तो वो जो छोटी यूनिट है हमारी, वो जो सबसे छोटी यूनिट है जिसको मिला के हमारे पास एटम बनता है, वो हमारा सब एटॉमिक पार्टिकल्स। Thus the smallest particle from which atom is composed, वो सबसे छोटी पार्टिकल जिसमें एटम बना है उसे हम सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं। तो बेसिकली सब एटॉमिक पार्टिकल इज नथिंग बट द स्ट्रक्चर्स बट द पार्टिकल्स विच जॉइंट विच कंबाइनली फॉर्म एन एटम, जो कि मिल के एटम को बना रही है, उन्हीं को ही हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। सो अब डिस्कवरीज हम शुरू करेंगे। अब इस बारी हमारे पास क्या है, हमने अभी पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है। अब हमने इन तीनों को ही स्टडी करना है कि ये आए कहाँ से, इसकी डिस्कवरी कैसे हुई। तो इन्हीं की डिस्कवरी से हम शुरू करेंगे। सबसे पहली डिस्कवरी आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉन की। आज का पूरा जो हमारा लेक्चर रहेगा वो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के ऊपर डिपेंड रहेगा कि इलेक्ट्रॉन निकला तो निकला कैसे, कैसे प्रोड्यूस हुआ। बाकी की जो थ्योरी है ना वो हमारी बहुत इजी है, बट एक बार सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की इन्वेंशन हो गई थी, उससे प्रोटॉन भी आ गया था और न्यूट्रॉन भी आ गया था, ठीक है। तो सबसे पहली जो हमारी डिस्कवरी है दैट इज डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन नोन एज स्टडी ऑफ कैथोड रेज, ठीक है। ये आज हम स्टडी करेंगे, ठीक है। आज हमने स्टडी करनी है स्टडी ऑफ कैथोड रेज। सो क्या था कि हमारे पास एक यूनिट थी, हमने एक सेटअप तैयार कर लिया था, ठीक है। और उस एक्सपेरिमेंट सेटअप से हमने स्टडी करने की कोशिश करी कि क्या रेज होती है, क्या कैथोड प्रोड्यूस करता है, उसको स्टडी करने की कोशिश कर रहे थे। और उसी को पढ़ने के टाइम, उसी को स्टडी करने के टाइम हमारे पास कॉन्सेप्ट आया इलेक्ट्रॉन्स का। उधर से ही स्टडी करते करते आया कि ये चीज़ इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस कर रही है। तो अब हम उसको डिटेल में पढ़ते हैं कि पहले एक्सपेरिमेंटल सेटअप था क्या। To for study of cathode rays, a discharge tube about 60 सेंटीमीटर लॉन्ग। उन्होंने क्या बोला कि हमने इसको पढ़ने के टाइम पे ना एक डिस्चार्ज ट्यूब बनाई जो कि 60 सेंटीमीटर लंबी थी, सील थी दोनों एंड से, ठीक है। ये आपका स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये हमारे पास स्ट्रक्चर है, देखो ये हमारी जो थी ये डिस्चार्ज ट्यूब थी, आपको ये ऐसे कर्वी सी ट्यूब दिख रही है, ये हमारी जो थी ये हमारी थी डिस्चार्ज ट्यूब। और उसमें उसने क्या कहा कि ये दोनों तरफ से सील थी और इसकी लेंथ कुछ अबाउट 60 सेंटीमीटर की थी। उसके बाद वाज फिटेड विद 2 मेटल इलेक्ट्रॉन्स, और इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स प्रेजेंट थे। दिस ट्यूब इज कनेक्टेड टू अ वैक्यूम पंप। फिर इसको बाद में हमने वैक्यूम पंप से कनेक्ट कर दिया ताकि इसके अंदर के प्रेशर को हम रिड्यूस कर सके। और कितना रिड्यूस कर दिया था हमने उसके अंदर के प्रेशर को, 0.1 mm, मतलब कि 0.01 मिलीलीटर्स तक हमने उसको, मिलीमीटर्स तक सॉरी, तो हमने उसको रिड्यूस कर दिया था उसके अंदर के प्रेशर को। ये हमारी डिस्चार्ज ट्यूब थी। इसके अंदर ये जो आपको 2 मेटल रोड्स हैं, ठीक है, ये जो हमारे पास लगी हुई है, ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है, ये हमारी जो है ये मेटलिक इलेक्ट्रोड्स हैं, ये दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं। इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, मेटल की एक
आप कह सकते हो एक स्टिक जैसे, जैसे ये है हमारे पास पेन है, ऐसी एक स्टिक जैसी होती है, इन्हें हम इलेक्ट्रोड्स कहते हैं, ठीक है। बट ये मेटल की बनी होती है क्योंकि मेटल गुड कंडक्टर होता है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। तो मेटल के अंदर से हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके, इसलिए हम लोग ये मेटल की इलेक्ट्रोड्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डिस्चार्ज ट्यूब था, इसके अंदर ये दोनों तरफ से बंद थी, इसके अंदर हमने 2 इलेक्ट्रोड्स फिट करे थे और बाद में हमने इसको एक वैक्यूम पंप, ये आपको दिख रहा है, ये वैक्यूम पंप से अटैच कर दिया था। क्यों? ताकि इसके अंदर के प्रेशर को हमने 0.01 mm तक रखना था, ठीक है। हमने ये सेटअप बना लिया कि भाई मैंने तो डिस्चार्ज ट्यूब में और वैक्यूम पंप लगा के हमने इसका प्रेशर रिड्यूस करके इलेक्ट्रोड्स वगैरह सेटअप कर दिया। नेक्स्ट अब वो क्या कह रहे हैं, नाउ व्हेन अ हाई वोल्टेज इज अप्लाइड, अब मैंने बहुत हाई वोल्टेज मतलब कि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी उसमें अप्लाई करी बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, और दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में, मतलब कि दोनों इलेक्ट्रोड्स को हमने बाद में, यहाँ पे देखो दोनों इलेक्ट्रोड्स को जो है वो हमारा ज्वाइन कर दिया, दोनों इलेक्ट्रोड्स को ज्वाइन कर दिया। यहाँ पे किसी हाई वोल्टेज से हमने यहाँ पे बहुत हाई वोल्टेज दे दी, और ये हमारे पास जो हमारा ये वाला एंड था, किसी भी एंड को, वैसे एक एंड को मैंने नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया और दूसरे एंड को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। हाई वोल्टेज सप्लाई कर दी, सो दैट सम इनविजिबल। अब उन्होंने क्या किया, जैसे ही मैंने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी, कुछ इनविजिबल मतलब कि जो दिखाई ना देने वाली, ठीक है, रेज थी, वो एक जगह से एमिट होने लगी, ठीक है। जहाँ पे नेगेटिव चार्ज, जिस इलेक्ट्रोड को मैंने नेगेटिव चार्ज से कनेक्ट किया था ना, उधर से कुछ रेज जो है वो आगे बढ़ने लगी, वो थी इनविजिबल, मेरे को नहीं दिखाई दे रही, बट मेरे को पता कैसे लगा, क्यों कैसे पता लगा कि जो मेरा एनोड था ना, कह सकते जो उसका ऑपोजिट टर्मिनल था, जो नेगेटिव चार्ज था, एक था नेगेटिव एक था पॉजिटिव, जब वो ऊपर इधर जा रही थी, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रही थी, तो जो मेरा पॉजिटिव वाला जो इलेक्ट्रोड था वो ग्लो करने लग गया था, वो ग्लो करने लग गया था। क्या कह रहा है वो, सम इनविजिबल रेज आर एमिटेड फ्रॉम द कैथोड, मतलब कि कैथोड जो होता है ना वो हमारा नेगेटिव टर्मिनल को हम हमेशा कहेंगे कैथोड, और पॉजिटिव टर्मिनल को हमेशा कहेंगे एनोड, ठीक है। तो जैसे ही वो कैथोड की तरफ, कैथोड से जो इनविजिबल रेज थी वो प्रोड्यूस हुई, दैट इज नेगेटिव टर्मिनल से प्रोड्यूस हुई, द प्रेजेंस ऑफ दीज रेज डिटेक्टेड। अब इन रेज के बारे में पता लग गया, ऑब्वियसली मेरा यहाँ से यहाँ पे जाते समय ये जो इलेक्ट्रोड है ये ग्लो कर रहा है, तो ऑब्वियसली इस पे कुछ ना कुछ तो पड़ा होगा, कुछ ना कुछ बम्बार्डमेंट्स हुई होगी, तभी तो इस पे कोई इफेक्ट हो रहा है, वरना ये क्यों अपने आप से थोड़ा ना ग्लो करने लग जाएगा, है ना। तो इसलिए ये जो एनोड था इसके ये ग्लो करने लग गया था ग्रीनिश कलर में, फेंट हल्का सा ग्रीनिश कलर का ग्लो करने लग गया था, जिसकी वजह से हमें पता लगा कि यहाँ से कुछ ना कुछ पार्टिकल्स तो इसकी तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या था एक्सपेरिमेंटल सेटअप कि हमारे पास एक डिस्चार्ज ट्यूब थी, 2 इलेक्ट्रोड्स उसमें फिट कर दिए थे और वैक्यूम पंप लगा के उसके अंदर के प्रेशर को 0.01 mm तक रिड्यूस कर दिया था। अब क्या किया हमने, दोनों टर्मिनल्स को, मतलब कैथोड और एनोड को, दोनों को टर्मिनल्स को हमने वोल्टेज से अप्लाई कर दिया। कितना वोल्टेज दिया, बहुत हाई वोल्टेज था, और एक को नेगेटिव से और दूसरे को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया। जिसको नेगेटिव से कनेक्ट किया उसे हमने बोला कैथोड, और जिसको हमने पॉजिटिव से कनेक्ट किया उसे हमने बोला एनोड, ठीक है। जैसे कनेक्ट किया तो क्या हुआ, कैथोड से कुछ रेज जो थी वो एनोड की तरफ जाने लगी, कैथोड से कुछ रेज जो थी वो एनोड की तरफ जाने लगी। ये रेज हमें दिख तो नहीं रही थी, बट पता कैसे लग रहा था कि जो एनोड था वो मेरा ग्लो करने लग गया था, एनोड जो था वो मेरा ग्रीनिश कलर का हो गया था, बहुत ऐसे ग्रीनिश कलर का वाइब्रेशन दे रहा था, मतलब लाइट प्रोड्यूस कर रहा था। तो इधर से हमें हिंट हुआ कि कुछ ना कुछ इधर से, मतलब नेगेटिव वाला टाइम जो कैथोड वाला साइड है, इस तरफ से कुछ ना कुछ इस तरफ जा रहा है, मतलब कि कैथोड की तरफ से एनोड की तरफ कुछ ना कुछ तो पास आउट कर रहा है, जिसके वजह से एनोड जो है वो मेरा ग्लो कर रहा है, ठीक है। इतना एक्सपेरिमेंटल सेटअप हो गया, इतना मेरे को पता लग गया कि भाई कुछ ना कोई ना कोई तो रेज है जो पास कर रही है एनोड की तरफ। अब वो क्या कह रहा है कि इससे मैं कंक्लूजन क्या निकाल सकती हूँ, पहली चीज कि कैथोड से कोई ना कोई रेज एनोड की तरफ जा रही है, ठीक है। जो कैथोड रेज है वो स्टार्ट कहाँ से करती है, कैथोड के टर्मिनल से, मतलब जो इलेक्ट्रोड कैथोड है उस टर्मिनल से स्टार्ट करके और एनोड की तरफ जा रही है,
ठीक है, ये चीज उसने पहला पॉइंट कहा कि कोई रेज है जिन्हें उस रेज का नाम भी हमने दे दिया कैथोड रेज। क्यों कैथोड रेज बोला? क्योंकि वो कैथोड से प्रोड्यूस हो रही है, नेगेटिव टर्मिनल से प्रोड्यूस हो रही है, इसलिए उसको कैथोड रेज बोल दिया, और वो रेज कैथोड से एनोड की तरफ जा रही है। पहला पॉइंट, पहला तो कंक्लूजन सिंपल हमने ये लगा लिया। दूसरा उन्होंने क्या कहा कि कैथोड रेज आर इनविजिबल रेज, हमें दिखाई तो नहीं दे रही थी ना, तो इसलिए उन्होंने बोला कि कैथोड रेज जो है ना वो इनविजिबल है, बट हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। ऑब्जर्व कैसे कर सकते हैं? अगर मैं कुछ फ्लोरोसेंट या फॉस्फोरोसेंट, फ्लोरोसेंट का मतलब है फ्लोरीन कंपाउंड वाले, और फॉस्फोरोसेंट कौन सा है? फॉस्फोरस कंपाउंड वाले, ठीक है, ऐसे कंपाउंड्स वाले इलेक्ट्रोड्स को फिट कर दूं और वो हिट करने पे ग्लो करने लग जाएंगे। जैसे ही उन पे ये मान लो फ्लोरोसेंट रोड है, इधर से पास हुई, इधर से लाइट गई है मेरे पास, तो ये हिट करा इस पे और ये ग्लो करने लग जाएगा। जैसे ही ये ग्लो करने लगेगा मेरे को पता लग जाएगा कि कुछ कैथोड रेज जो है वो इसकी तरफ जा रही हैं, इससे टकरा रही हैं, इसी वजह से ये ग्लो कर रहे हैं। तो वही बात ये यहाँ पे कह रहा है कि वो जो कैथोड रेज है ना वो है तो इनविजिबल, बट हम उसे डिटेक्ट कर सकते हैं अगर हम फ्लोरोसेंट या फॉस्फोरोसेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल यूज करें और वो हिट करके ग्लो करने लग जाए। सो कैथोड रेज आर इनविजिबल रेज बट कैन बी ऑब्जर्व्ड विद द हेल्प ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ मटेरियल्स, मतलब ऐसे टाइप के मटेरियल जैसे कि फ्लोरोसेंट हो गए, फॉस्फोरोसेंट हो गए, विच ग्लोज विद हिट बाय द, मतलब कि वो जैसे ही मैं इसको हिट करूंगी, मतलब जैसे ही मेरे कैथोड रेज इसको हिट करेंगे ये ग्लो करने लग जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन मेरा ग्लो करने लग जाएगा। ये हमने सेकंड कंक्लूजन निकाला था। थर्ड क्या कहता है? इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, अगर मेरे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एब्सेंट है, ठीक है, ना ही इलेक्ट्रिसिटी है उधर और ना ही मेरी मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब मैग्नेटिज्म भी वर्क नहीं कर रहा, तो जो मेरी कैथोड रेज है वो सीधी पास कर जाएंगी, ठीक है, मतलब कोई डिटेक्शन ही नहीं है। अगर कोई नेगेटिव को पॉजिटिव अट्रैक्ट करने वाला नहीं है तो ऑब्वियसली बात है वो सीधी जा रही होंगी ना, बीच में जब कोई ऑब्स्टेकल ही नहीं है तो सीधी सीधी पास करती रहेगी। अगर कहने का मतलब क्या, अगर बीच में ऑब्स्टेकल के नाम पे इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड नहीं प्रेजेंट तो कैथोड रेज सीधी सीधी निकल जाएगी। ये हमारा थर्ड पॉइंट उसने कहा था। फोर्थ क्या कहता? The behavior of its cathode rays are similar to negative charge। अब जो मेरी कैथोड रेज थी ना वो कैसी थी? कैथोड से प्रोड्यूस हो रही थी, और कैथोड क्या था? नेगेटिव टर्मिनल पे था, तो ऑब्वियस सी बात है कि रेज में भी कुछ ना कुछ तो नेगेटिविटी होगी, मतलब नेगेटिव चार्जेस होंगे, और वो उन्होंने क्या कहा कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से सिमिलर थी, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव कहाँ पे अट्रैक्ट करेगा? पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट करेगा, तभी तो कैथोड रेज भी पॉजिटिव मतलब एनोड की तरफ जा रही थी। अगर वो नेगेटिव चार्ज नहीं होती, कोई और मतलब पॉजिटिव चार्ज होती, तो वो उससे रिपेल करती और पीछे को जाती, है ना, नेगेटिव की तरफ ही जाती। बट क्या था? नेगेटिव टर्मिनल से स्टार्ट हुई थी और नेगेटिव चार्ज थी, तभी तो वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। तो ये कुछ प्रॉपर्टी किसकी है? नेगेटिव चार्जेस की। इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि जो कैथोड रेज है वो नेगेटिव चार्ज की प्रॉपर्टी शो कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो कैथोड से प्रोड्यूस हो रहा है और वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। suggesting that the cathode rays consist of negatively charged particles called electrons। और यहाँ से हमारे पास डिस्कवरी आ गई इलेक्ट्रॉन्स की। क्या कह रहा है वो? कि जो कैथोड रेज थे उसके अंदर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट थे, नेगेटिविटी से वो प्रोड्यूस हुआ था, जो कि तभी तो कैथोड रेज जो थी वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जैसी थी, और उन्हीं नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स को हमने नाम दे दिया इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जो ये कैथोड रेज में मतलब कौन से पार्टिकल्स प्रेजेंट है? इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, जो कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स है। तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स। तो कुछ नहीं है कि इलेक्ट्रॉन्स क्या है? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हैं जो कैथोड रेज से प्रोड्यूस हो रहे हैं। ये हमारे पास कुछ कंक्लूजन्स जो थे वो आए थे कहाँ से? कैथोड रे की स्टडी के टाइम से। अब हमने इतना तो स्टडी कर लिया कि क्या कंक्लूजन्स आए थे, ठीक है, कि क्या क्या चीज हमने उस डिस्चार्ज ट्यूब के हेल्प से हमने स्टडी कर ली थी कि कैथोड रेज कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है? कैथोड से प्रोड्यूस हो रही है, मतलब नेगेटिव टर्मिनल से प्रोड्यूस हो रही वाली जो रेज है उन्हें हमने कैथोड रेज कह दिया। अब जो ये कैथोड रेज थी वो कहाँ किसकी तरफ जा रही थी? एनोड की तरफ जा रही थी,
ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर कोई चीज नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रही है तो मतलब वो अट्रैक्ट हो रही है उसकी तरफ, नेगेटिव ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो ऑब्वियस ही बात है जो वो रेज है उनमें भी कुछ नेगेटिव चार्जेस होंगे जो कि पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, और इन्हीं नेगेटिव चार्जेस को हमने इलेक्ट्रॉन्स बोल दिया था। तो कैथोड रेज में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इज, अब हमने पढ़ना है द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड इज डू नॉट डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड्स एंड नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन द कैथोड रे ट्यूब। तो जब हमने कैथोड रे ट्यूब के बारे में बात कर रहे थे तो वो डिपेंड, अब हमने क्या बोला था कि अंदर प्रेशर हमने रिड्यूस कर दिया। ऑब्वियसली प्रेशर किसी गैस का होएगा तभी तो रिड्यूस किया। तो कैथोड रे को ये नहीं है कि कौन सी गैस प्रेजेंट है, कोई उसमें प्रेजेंस का कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि कौन सी गैस प्रेजेंट है या फिर कौन सा इलेक्ट्रोड प्रेजेंट है, उसने सिर्फ नेगेटिव चार्ज से प्रोड्यूस कर दिए कुछ रेज जो कि एनोड की तरफ जा रही थी। ठीक है, तो बेसिकली उसको नेचर ऑफ गैस से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि कौन सी गैस उस ट्यूब में फिल्ड है। ये जो थी वो फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक थी कैथोड की। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आ गए थे कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के, पहला कि जो हमारी कैथोड रेज हैं वो नेगेटिव चार्जेस हैं। ठीक है, मतलब कि वो क्या है, कैथोड से प्रोड्यूस हो रही हैं जो कि एनोड की तरफ जा रही है। ठीक है, पहला चीज। दूसरी चीज क्या है कि ये जो रेज है ना वो इनविजिबल है, हमें दिखाई नहीं दे सकती, बट हम इसे डिटेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यूजिंग सम मटेरियल इलेक्ट्रोड्स। हम कुछ टाइप के मटेरियल इलेक्ट्रोड्स यूज कर सकते हैं ताकि हम इसे डिटेक्ट कर सकें। और वो मटेरियल इलेक्ट्रोड्स कौन से हैं, फ्लोरोसेंट है, फॉस्फोरोसेंट है। ऐसे मटेरियल के इलेक्ट्रोड्स को अगर हम यूज करेंगे तो हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि उसकी जो इलेक्ट्रोड है, ठीक है, उसकी जो प्रेजेंस है, इनविजिबल जो रेज हमारी जा रही है उसकी प्रेजेंस को डिटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो ग्लो करने लग जाएंगे जैसे ही कैथोड रेज हमारी जो है वो उसको हिट करेंगे। दूसरा, तीसरा उसने क्या कहा था कि जो हमारे पास कैथोड रेज है वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से मिलके बना है। क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास कैथोड है वो नेगेटिव टर्मिनल है, वो जो है एनोड की तरफ जा रहा है, तो ऑब्वियसली उसमें कुछ नेगेटिव चार्जेस होंगे तभी वो एनोड की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, और उसी नेगेटिव चार्जेस को हमने इलेक्ट्रॉन बोल दिया था। ठीक है, अगर कैथोड के रास्ते में उसको कोई इलेक्ट्रोड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिली, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिली, मतलब कोई पॉजिटिव चार्ज या फिर कोई मैग्नेटिज्म नहीं मिला, तो वो सीधी सीधी ही पास कर जाएगी। ठीक है, एंड फिफ्थ वन वाज कि उसको नेचर ऑफ गैस से कोई मतलब नहीं है कि अगर जो हमारे डिस्चार्ज ट्यूब है उसमें कौन सी गैस प्रेजेंट है उससे उसे कोई मतलब नहीं है, वो सीधी सीधी ही पास करती रहेगी एनोड की तरफ। तो ये हमारे कुछ कैथोड के कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो कैथोड रेज के हमें बता रहे थे। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि वो है क्या चीज, एग्जैक्टली क्या चीज बताती है। सो बेसिकली कैथोड रेज में सबसे पहले चीज आती है कि अगर मैं कैथोड रे के जैसे ये ट्रैवल कर रही है, ठीक है, इसके बीच में कोई मैंने ऑब्स्टेकल रख दिया, इसके बीच में जैसे ये मैंने कोई ऑब्स्टेकल रख दिया, तो ऑब्वियसली इसकी शेडो जो थी वो पीछे की तरफ बन रही थी, यहाँ पर इसकी कुछ शेडो बन रही थी। कहना क्या चाहता है यहाँ से कि मतलब कैथोड रेज सीधी रे प्रेजेंट करती है। अगर मेरे ये है, यहाँ से कुछ स्ट्रेट रेज आएंगी तभी तो पीछे शेडो बनेगी, अगर स्ट्रेट रेज ही नहीं आएंगी तो बिल्कुल शेडो नहीं बनेगी। इसका मतलब क्या है, कैथोड रेज जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। तो कैथोड रेज प्रोड्यूस अ शार्प शेडो ऑन द सॉलिड ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन देयर पाथ। तो अगर उनके पाथ में अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो वो हमेशा एक शार्प शेडो मतलब उसी स्ट्रक्चर की उसी टाइप की शेडो प्रोड्यूस करता है, जो कि बताता है कि कैथोड रे हमेशा सीधी सीधी ट्रेवल करती है। ये मैंने ऑब्जेक्ट रखा था, तो जैसे ही इसके ऊपर बम्बार्डमेंट हुई कैथोड रेज की, इसने ये देखो शार्प शेडो दी, बिल्कुल एग्जैक्ट उसी स्ट्रक्चर की शेडो दी। ये हमें बताता है कि जो कैथोड रे है वो सीधी सीधी ट्रेवल करती है। नेक्स्ट इज, अगर मैंने if a light pedal wheel mounted on an axle is placed in a path of cathode rays, the wheel begins to rotate। अब मैंने क्या किया, ये जो था ना इसके अंदर एक मैंने व्हील लगा दिया यहाँ पे, तो जैसे ही इस पे कैथोड रेज गिरी, ठीक है, ये जो व्हील था ना, शेडो तो बनी, इसकी भी बनी, बट ये रोटेट करना शुरू हो गया। रोटेट करने शुरू होने से मतलब क्या है कि जो कैथोड रेज हैं
वो कुछ मटेरियल पार्टिकल से मिलके बना है। मटेरियल पार्टिकल मतलब उसके अंदर कुछ स्ट्रॉन्ग मटेरियल प्रेजेंट है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन। अभी हमने लास्ट में प्रेजेंट किया था कि जो हमारे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं उन्हें हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो वहीं से आया है कि जो अगर मैंने इस व्हील को रखा है और इसके ऊपर कैथोड रेज की बम्बार्डमेंट हो रही है, मतलब इसके ऊपर हिट कर रही है, तो वो रोटेट करने लग जाएगा, सर्कुलर मोशन में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो कैथोड रेज है वो मटेरियल पार्टिकल से बना है। सो क्या कह रहा है कि जो मेरे पास कैथोड रेज है वो मटेरियल पार्टिकल से बनता है। और इससे कैसे पता लगा? कि क्योंकि मैंने उसके रास्ते में व्हील को रख दिया था और वो उसने उस व्हील को रोटेट करना शुरू कर दिया था। ठीक है, दिस वॉज द सेकेंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कह रहा है? व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड ऑन ए कैथोड रे। अब मैंने क्या किया कि कैथोड रे पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कि मैंने दो प्लेट्स यहाँ पे ज्वाइंट कर दिए, ऊपर नेगेटिव कर दिया, पॉजिटिव नीचे। ये डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर है, ये जो प्लेट्स है ना ये कुछ ऐसे हैं, ये मेरी डिस्चार्ज ट्यूब, और यहाँ पे कुछ मैंने नेगेटिव चार्ज लगा दिया और यहाँ पे मैंने कुछ पॉजिटिव चार्ज लगा दिया। ठीक है, दोनों प्लेट्स लगा दी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर दी। तो क्या हुआ, वो जो कैथोड रेज थी ना वो पॉजिटिव की तरफ बेंड करने लगी। देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था ना, तो ये कैथोड रेज इसकी तरफ आने लगी, इसकी तरफ आने लगी। कहने का मतलब क्या है कि कैथोड रेज के पास नेगेटिव चार्ज होता है। कैथोड रेज के पास नेगेटिव चार्ज होता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी, ये कैथोड रेज बेंड होके पॉजिटिव टर्मिनल पे आ गई। ठीक है, इधर से पता लगता है कि उसके अंदर नेगेटिव चार्जेस है, तभी वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। ठीक है, व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड ऑन ए कैथोड रेज दे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट, मतलब कि वो पॉजिटिव की तरफ बेंड होना शुरू होगी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। दे शो कैथोड रेज कैरिंग नेगेटिव चार्ज। और इधर से ही हमें पता लगता है कि इन कैथोड रेज के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और उस नेगेटिव चार्ज को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन, मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। नेक्स्ट इज दे प्रोड्यूस एक्स-रेज। एक्स-रेज ये प्रोड्यूस करते हैं व्हेन स्ट्राइक अगेंस्ट द सरफेस ऑफ हार्ड मेटल्स लाइक टंगस्टन, मॉलिब्डेनम एक्सेट्रा। मतलब अगर ऐसे मेटल है जो बिल्कुल बहुत हार्ड है, रिजिड है, ठीक है, जैसे टंगस्टन है, मॉलिब्डेनम है, ऐसे जो मेटल्स के साथ जैसे ये हिट करते हैं, ठीक है, जैसे ये हिट करते हैं ये एक्स-रेज प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, एक्सरेज जो हमारे एक्सरे में काम आती हैं, ठीक है, हमारे पास फार्मेसी में काम आती हैं, वही वाली एक्सरेज ये प्रोड्यूस करते हैं जब ये हार्ड मेटल से हिट करते हैं। ठीक है, दे शो पेनिट्रेटिंग इफेक्ट। पेनिट्रेटिंग इफेक्ट मतलब क्या होता है? फैल जाना, ओपन अप हो जाना। दैट इज दे कैन इजिली पास थ्रू थिन फॉइल्स, मतलब कि ये पास आउट हो जाते हैं, पेनिट्रेट हो जाते हैं, मूव आउट हो जाते हैं ऑफ द मेटल फॉइल्स। अगर मेटल की पतली पतली फॉइल है तो उसमें से पूरी पास आउट कर जाएगी। अगर सपोज किया कि ये मेरे पास मेटल की फॉइल लगी हुई है, ठीक है, और यहाँ से मेरी कैथोड रेज आ रही है, यहाँ से मेरी कैथोड रेज आ रही है, तो ये सीधी सीधी पास कर जाएंगी, क्योंकि ये जो फॉइल रेज होंगी ना, जो फॉइल होगी मेटल की, वो पतली थिन शीट में प्रेजेंट होगी। बट अगर इसी की ही मैं थिकर शीट लगा दूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने ऐसे करके इसके साथ में ही थिकर शीट लगा दी, ठीक है, मतलब 3-4 लेयर की शीट लगा दी, तो ये पास नहीं कर पाएंगे क्योंकि थिकनेस इंक्रीज होगी। लेकिन अगर थिन शीट्स होंगी, मतलब पतली शीट्स होंगी, तो इसमें से ये पूरी पास हो जाएगी, लेकिन थिकर में से पास नहीं हो पाएगी। सो ये प्रॉपर्टीज थी कैथोड रेज की। तो क्या थी पहले कि अगर वो उसके बीच में हमने कोई फिक्स्ड ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है, एक हार्ड ऑब्जेक्ट रख दिया कैथोड रेज के ट्रैवल करने के टाइम पे, तो उसकी एक परफेक्ट शेडो पीछे प्रोड्यूस होती है। और अगर हमने व्हील रख दिया, सर्कुलर मोशन वाला व्हील रख दिया, तो उसके ऊपर जैसी बम्बार्डमेंट होगी कैथोड रेज की, वो रोटेट करना शुरू हो जाएगा। इससे पता लगता है कि कैथोड रेज कुछ मटीरियल पार्टिकल से मिलके बना है। फिर जैसे ही मैंने उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर दी, ऊपर नेगेटिव चार्ज नीचे पॉजिटिव चार्ज रख दिया, सपोज किया, ये आप चेंज भी कर सकते हैं, तो क्या हुआ, जो कैथोड रेज थे वो पॉजिटिव की तरफ बेंड होना शुरू हो गई। इसका मतलब क्या, कैथोड रेज के अंदर नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट है। फोर्थ पॉइंट कि जैसे ही वो हार्ड मेटल्स लाइक टंगस्टन, मॉलिब्डेनम ऐसे मेटल के साथ हिट करता है, टकराता है, तो वो एक्स रेज प्रोड्यूस करता है।
एंड फिफ्थ पॉइंट कि अगर पतली शीट है मेटल की तो वो उसमें से पूरा पेनिट्रेट कर जाएगा, मतलब पूरा ही रिमूव आउट हो जाएगा। बट अगर थिकर शीट्स है, बहुत मोटी शीट है किसी मेटल की, तो उसमें से वो पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। ये थी प्रॉपर्टीज थी कैथोड रेज की। सो यहीं से अब हमने बात तो कर ली कि कैथोड रेज में नेगेटिव चार्जेस हैं, उसी नेगेटिव चार्ज को हमने क्या नाम दिया था, इलेक्ट्रॉन का नाम दिया था। ठीक है, मतलब अब हमें पता लग गया कि ऐसा कोई पार्टिकल तो भाई प्रेजेंट है, ये पार्टिकल प्रेजेंट है तभी तो रेज में से पेनिट्रेट कर रहा है, और एटम के अंदर ही ये चार्ज प्रेजेंट होएगा, और कहाँ से आएगा। ठीक है, तो ये एटम के अंदर एक सबसे पहली जो डिस्कवरी थी वो इलेक्ट्रॉन की होगी थी कि एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी होता है। ठीक है, सो एन इलेक्ट्रॉन इज दैट फंडामेंटल पार्टिकल, ये वो पार्टिकल है जिसके अंदर एक यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है। मतलब कि ये कौन सा, इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, ई के ऊपर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इसके ऊपर हमेशा नेगेटिव चार्ज होगा, और इसका मास जो होगा वो हाइड्रोजन एटम के 1/1837 टाइम के बराबर होगा। मतलब देख लो कितना नेग्लिजिबल मास है, मतलब हाइड्रोजन का मास ऑलरेडी ही 1 होता है, उसका भी 1/1837 टाइम कर दो तो कितना नेग्लिजिबल मास आ जाएगा, राइट। सो ये ही हमारा इलेक्ट्रॉन कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो पहली फंडामेंटल यूनिट थी जो हमारी डिस्कवर हुई थी कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के थ्रू, कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और उसका मास जो होएगा वो होएगा 1/1837 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन एटम के मास के, और हाइड्रोजन एटम का मास तो 1 ही होता है। तो इधर से हमें पता लगा कि इलेक्ट्रॉन का बिल्कुल नेग्लिजिबल मास होता है। नेग्लिजिबल का मतलब ना के बराबर, ठीक है, ना के बराबर मास होता है। ठीक है, तो चार्ज क्या होता है इसके ऊपर, नेगेटिव चार्ज होता है, ये तो हमें पता लग गया। और उस चार्ज की वैल्यू क्या है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्स। हम कभी भी चार्जेस की बात करते हैं, ठीक है, उसको हम कूलम्स में डिनोट करते हैं। सो ये आपको याद रखनी है दोनों वैल्यूज की, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 × 10⁻⁻28 ग्राम। ठीक है, आप देख सकते हो -28 का मतलब क्या है 9.1 जो है वो डिवाइड हो रहा है 10⁻28, मतलब इतनी सारी जीरो से डिवाइड हो रहा है। तो इधर से ही पता लग रहा है कि इसका मास जो होता है वो नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, तो आज हमने सारा स्टडी किया कैथोड रे और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। आज हमने डिस्कस किया कि इलेक्ट्रॉन कैसे आया था, इलेक्ट्रॉन की इन्वेंशन कैसे हुई थी, कैसे ही हमें पता लगा था कि एटम के अंदर एक सब एटॉमिक पार्टिकल भी होता है, दैट इज इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले हमने कैथोड रे स्टडी किया कि कैथोड रे में हमने क्या लिया था, एक एक्सपेरिमेंट सेटअप बनाया था जिसके अंदर डिस्चार्ज ट्यूब था, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन सेटअप थे, एक साइड से हमने नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया, दूसरे साइड से हमने पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, और नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ वो जो थे इलेक्ट्रॉन्स हमारे ट्रेवल कर रहे थे। उधर से हमें पता लगा कि अगर ये रेज पॉजिटिव की तरफ जा रही है तो इस रेज के अंदर कुछ ना कुछ नेगेटिव चार्ज होएगा, और उसी नेगेटिव चार्ज को हमने इलेक्ट्रॉन का नाम दे दिया। ठीक है, उसको हमने क्या कहा कि ये इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का हमने क्या बोला कि ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, और इसका जो मास होता है वो होता है 1/1837 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन के बराबर होता है। तो मास जो है इसका बहुत नेग्लिजिबल होता है, दैट कम्स आउट टू बी 9.11 × 10⁻⁻28 ग्राम, और चार्ज इसका नेगेटिव होता है जो कि होता है 1.60 × 10⁻⁻19 कूलम। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आज हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर ली, इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन कंप्लीट करेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट, विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू फ्रॉम द वर्ल्ड स्टूडेंट्स को।